अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज कोविड-19 के हवाले से और कोरोना वायरस की तीसरी लहर के हवाले से बात की जाएगी। सबसे पहले पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में इजाफा क्यों देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में अगर बात की जाए मजमूई तौर पर 46,941 टेस्ट किए गए, जिसमें से 1277 अफराद के जो टेस्ट हैं उसमें वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि आज के दिन की अगर बात की जाए तो 24 अफराद जान की बाजी भी हारे और मजमूई तौर पर कलेक्टिवली अगर रेशो की बात की जाए तो 2.7% ये रेशो है। ये जो सरकारी पोर्टल से आदद शुमार देखे गए, सामने रखे गए, वो बातें आ रही हैं। और इस वक्त एक और वेरिएंट की बात सामने आ रही है। अगर डेल्टा प्लस की बात की जाए तो वो वेरिएंट इस वक्त देखा जा रहा है, डेल्टा और डेल्टा प्लस। ये कौन सा वेरिएंट है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और जो हमारे पास वैक्सीन मौजूद हैं क्या वो मौसर साबित होंगी या नापैद साबित हो सकती हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। चेयरमैन टास्क फोर्स हैं प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम का हिस्सा हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश की जाएगी, बहरहाल डॉक्टर साहब से दोबारा रब्ता किया जाए, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं और ऑन स्काइप हैं चेयरमैन टास्क फोर्स प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी माय प्रोग्राम। जानना ये चाहूँगा सबसे पहले आपसे, ये जो नया वेरिएंट आया है डेल्टा और डेल्टा प्लस के हवाले से बातें सामने आ रही हैं, आपने भी खदशात जाहिर किए हैं, क्या कोई तस्दीक ऐसी हो सकी है? पाकिस्तान में कोई केस सामने आया है इसका? जी, पाकिस्तान में भी डेल्टा वेरिएंट मौजूद है और डेल्टा प्लस वेरिएंट भी मौजूद है, लेकिन अभी बहुत कम मिकदार में है। जो हमारा सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, कराची यूनिवर्सिटी में, उसमें एक जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च भी कायम किया गया है जो मेरे वालिद के नाम से है। वहाँ पे हम रोज़ाना और हर हफ्ते की बुनियाद पे एनालाइज कर रहे हैं कि क्या वेरिएशंस आ रही हैं। तो हमने कोई 550 सैंपल्स एनालाइज किए हैं हाल में, और पता चला है कि तकरीबन उसमें से 1% से कम, लेस देन 1% जो हमने सैंपल एनालाइज किए हैं उसमें डेल्टा वेरिएंट मिला है। लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैलता है, एक दफ़ा मुल्क के अंदर आ जाए तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और ये यूरोप में और इंडिया में और बहुत सारे और ममालिक में अब ये छा गया है, तो पाकिस्तान में आ चुका है और अब फैलना शुरू हो गया है। तो कोई ताज्जुब नहीं कि अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में ये 5% और 10% तक और फिर और तेज़ी से ये फैले, क्योंकि इसके जो फैलने की जो काबिलियत है, वो जो पुराना वेरिएंट था, अल्फा वेरिएंट जो कहलाता था, जो बरतानिया से आया था, उसके मुकाबले 50-60% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, थर्ड वेव अभी चल रही है जिसमें हम बात भी कर रहे थे अभी रेशो की, तो 2.7 हो गया है रेशो, बढ़ता नजर आ रहा है। फोर्थ वेव की तरफ भी जा रहे हैं क्या हम इस वक्त? जी बिल्कुल, ये बहुत मुमकिन है, बल्कि ज़्यादा चांस यही है कि फोर्थ वेव आज से 4 से 6 हफ्ते में आप देखेंगे कि ये दोबारा बढ़ेगा। और उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो बकरीद की भी होगी, और दूसरी कंट्रीब्यूशन जो है वो ये डेल्टा वेरिएंट जो अब पाकिस्तान में आ गया है और फैलना शुरू हो गया है, इसकी भी होगी। तो ये जो है फोर्थ वेव और उसके बाद फिफ्थ वेव और सिक्स्थ वेव, ये सिलसिला चलता रहेगा अगले साल, 1.5 साल, 2 साल तक, जब तक कि ये हमारी 60 से 70% आबादी जो है वो या तो वैक्सीनेट नहीं हो जाती, और जब तक दुनिया के दूसरे ममालिक में भी ये कंट्रोल नहीं हो जाता और जो वेरिएंट्स बन रहे हैं ये रुक नहीं जाते, तो ये वेव जो है आती रहेंगी बराबर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे वेरिएंट हैं जो कि ख़तरनाक साबित हो रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से फैलेंगे, और जिन पर ये जो वैक्सीन्स हैं मुख्तलिफ अक़साम की वो मुफीद साबित नहीं हो सकती हैं? जी, जो सबसे पहला वेरिएंट था वो जो कोविड-19 के नाम से मशहूर था, जो कि चाइना से फैला था। तो शुरू में तो सारे जो मामला दुनिया में हुआ और सब जगह फैला और लॉकडाउन हुआ पिछले साल, उसमें उस वेरिएंट का हाथ था। उसके बाद जो है वो सिचुएशन जो है वो तब्दील हो गई, जैसे जैसे नए वेरिएंट आने शुरू हुए। तो उसके बाद जो है हमने देखा कि जो बरतानिया का जो वेरिएंट है और जो साउथ अफ्रीका के अंदर भी पाया गया था, वो तेज़ी से फिर फैलना शुरू हुआ। और उसके बाद वो भी तकरीबन 50 से 60%
ज़्यादा तेज़ी से फैलता था उस शुरू के वेरिएंट के मुकाबले में। और ठीक। फिर अब जो ये वेरिएंट फैल रहा है, जो डेल्टा वेरिएंट है, ये उससे भी ज़्यादा तेज़ फैल रहा है। तो ये 3 जो हैं ये वेरिएंट्स सबसे ज़्यादा रहे हैं। इसके अलावा और भी वेरिएंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो परेशान जिन्होंने किया है वो या तो शुरू का जो वेरिएंट था या फिर जो अल्फा वेरिएंट जो बरतानिया से आया था, या फिर अब जो ये डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो कि बहुत मुसीबत फैला रहा है बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में और यूरोप के बहुत से ममालिक में जी। और दूसरे ममालिक में भी। तो ये 3 जो हैं ये सबसे ज़्यादा मोहलिक वेरिएंट्स रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दुनिया भर में वैक्सीनेट किया जा रहा है लोगों को, मुख्तलिफ अक़साम की वैक्सीन मुख्तलिफ ममालिक में लगाई जा रही है। क्या समझते हैं ये मुफीद साबित हो रही है, कारआमद साबित हो रही है, कुछ हल निकल सकेगा? एक हद तक करामात यकीनन साबित हो रही है और जहां जहां वैक्सीनेट ज़्यादातर लोगों को कर लिया है वहां पे खासा कंट्रोल आ गया है, लेकिन फिर क्योंकि नए वेरिएंट्स आए हैं तो फिर फैलना शुरू हो गया है। ये जो है ये खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन होती हैं। ये हालांकि तैयार की गई हैं, ये शुरू के कोविड-19 के लिए जो चाइना में आया था उसके खिलाफ तैयार की गई हैं। ये बाद वाले वेरिएंट्स के खिलाफ ये ज़्यादातर वैक्सीन तैयार नहीं की गई और जो सारी जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं वो भी जो पुराना जो वेरिएंट था उसके खिलाफ हुए हैं। लेकिन ये जो है खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है और काफ़ी हद तक दूसरे जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उनको उनके खिलाफ ही आपको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जो प्रोटेक्शन की एफिशिएंसी है और इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। तो उस हद तक प्रोटेक्ट नहीं करती जिस हद तक ये ओरिजिनल वेरिएंट के खिलाफ जो कोविड-19 के खिलाफ कर रही थी। तो जैसे जैसे इस पे तब्दीलियां आ रही हैं इसकी साख्त में, इसके स्ट्रक्चर में, उसी तरीके से फिर उसकी जो इफेक्टिवनेस है वैक्सीन की वो कम होती जा रही है और ये एक किस्म की अब रेस चल रही है। एक तरफ नई नई वैक्सीन आपके पास डेवलप होंगी नए नए वेरिएंट्स के खिलाफ, दूसरी तरफ वेरिएंट्स जो है वो अपना शक्ल बदल के और नई नई शक्लों के साथ सामने आएंगे और ये दोनों के दरमियान एक लड़ाई, एक किस्म की रेस चल रही है। और वो जो है जब तक कि जैसे दुनिया की पॉपुलेशन के 70-80% आबादी वैक्सीनेट ही हो जाती, ये सिलसिले जारी रहेंगे क्योंकि किसी ममालिक में बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन फिर किसी दूसरे मुल्क से वो नया वेरिएंट आके और फिर फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये सिलसिला अप एंड डाउन रहेगा जब तक कि आपकी ज़्यादातर आबादी दुनिया की जो है वो वैक्सीनेट नहीं हो जाती, जब तक तकरीबन 4 या 4.5 अरब अफराद वैक्सीनेट नहीं हो जाते, जिसमें कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 साल लगेंगे। डॉक्टर अता रहमान साहब, ये भी जानना चाहूँगा, जिन ममालिक के अंदर हम लॉकडाउन देखते हैं, उसमें सख्ती देखते हैं, तो वहाँ पर थम जाता है ये मामला, ये वबा थम जाती है। लेकिन अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में हमने देखा, फुटबॉल मैचेस के दौरान भी हमने देखा कि क्राउड वहाँ पर मौजूद था, जिसको बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि क्राउड क्यों वहाँ पर बैठा हुआ है, खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे। अब दोबारा से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका हल क्या है? वैक्सीनेट होने वाले लोग भी दोबारा से इन्फेक्टेड हो सकते हैं क्या? जी, वैक्सीनेट वाले लोग भी दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हैं और हो रहे हैं। इसके केसेस बहुत सारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीनेट किया है लेकिन फिर इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन उनके अंदर उस शिद्दत से बीमारी नहीं होती, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं होती, बुखार होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो अक्सरियत के अंदर कोई शदीद बीमारी नहीं होती। लेकिन जो ये डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स आ रहे हैं, इनके बारे में अभी ज़रा कहना क़ब्ल वक्त होगा कि इनमें भी किस हद तक प्रोटेक्शन होती है इन वैक्सीन्स की। एक हद तक तो यकीनन होगी, लेकिन क्या कितने % लोग शदीद बीमारी से बच जाते हैं? पहले वाले वेरिएंट के खिलाफ तो तकरीबन 100% शदीद बीमारी से लोग बच जाते थे अगर वैक्सीनेट हो गए थे, लेकिन इन वेरिएंट्स के खिलाफ ये अभी क़ब्ल वक्त है कहना कि कितने % लोग शदीद बीमारी से बच जाएंगे। इन्फेक्ट तो फिर भी होंगे, लेकिन शदीद बीमारी से कितने % बचेंगे वो ज़रा क़ब्ल वक्त होगा कहना, क्योंकि डेटा अभी नहीं है अवेलेबल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने डेल्टा और डेल्टा प्लस के खदशात ज़ाहिर किए पाकिस्तान में। लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तान प्रेमिसेस। यहाँ पर जो केसेस में इजाफा हो रहा है, तो इसका हल क्या देखा जा सकता है? क्या लॉकडाउन के ऊपर ही हम इन्हिसार करेंगे या वैक्सीनेशन से भी हमें फ़ायदा हासिल हो सकता है? दोनों चीज़ें हमें साथ साथ करनी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी निहायत अच्छी रही है और दुनिया भर में सराहा गया है और बल्कि लोगों को ताज्जुब हुआ है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क
जहाँ पे कोई हेल्थ कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, हाइजीन भी सही नहीं है, और जहाँ लोग भी पढ़े लिखे नहीं हैं, और सूरत हाल हिंदुस्तान से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ जिस अंदाज से हमने कंट्रोल किया है वो बहुत उसकी जितनी तारीफ की जाए हुकूमत की पॉलिसीज की वो कम है। तो एक तो ये पॉलिसी जो स्मार्ट लॉकडाउन जो है, रियली स्मार्ट लॉकडाउन, रोजाना की बुनियाद पर 5 से 7 हज़ार ऐसी अलग अलग जगहें जो हैं उनको लॉकडाउन किया जाता है और कुछ जगहों को छोड़ा जाता है, ये बहुत कामयाब पॉलिसी रही है। लेकिन इसके साथ साथ वैक्सीनेशन जो है वो भी साथ के साथ चल रही है। तकरीबन 2 करोड़ अफराद को वैक्सीनेशन हो चुकी है, और आगे जो है पूरी हुकूमत की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन ये फिर हुकूमत के हाथ में नहीं है, क्योंकि वैक्सीन जो है जिनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है इस वक्त कि आगे किस तरह चलना है। तो लेकिन चाइना हमारे साथ बहुत ताउन कर रहा है और काफ़ी वैक्सीन चाइना से बराबर आ रही हैं, लेकिन फिर भी कभी शॉर्टेज हो जाती है, कभी अवेलेबल हो जाते हैं। ये सिलसिला अभी चलता रहेगा कुछ अरसे तक, जब तक कि ज़्यादा वैक्सीन पाकिस्तान मुहैया ना कर ले। सर, दुनिया भर में अगर आबादी की बात की जाए तो मुकम्मल तौर पर जो आबादी है वो कशमकश में है कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो डॉक्टर साहब, आपकी क्या सजेशंस हैं, कौन सी वैक्सीन है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? बात यह है कि ये मुख्तलिफ वैक्सीन जो हैं ये अलग अलग मैकेनिज्म से, अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसमें इस वायरस को कमज़ोर कर दिया गया है और उससे वैक्सीन बनाई गई है, जो कि कन्वेंशनल तरीका है। जैसे कि जो सिनोफार्म वैक्सीन है मिसाल के तौर पे, जो कि सबसे पहले आई, वो वीकेंड वायरस की बुनियाद पर है। कुछ वैक्सीन हैं जो मैसेंजर आरएनए, एक ख़ास मॉलिक्यूल होता है, उसकी बुनियाद पे बनाई गई, जिसके अंदर मॉडर्ना और दूसरी वैक्सीन भी शामिल हैं। और कुछ वैक्सीन जो हैं जिनके अंदर, जैसे कि जो रशियन वैक्सीन है, उसके अंदर 2 किस्म के मैकेनिज्म मौजूद हैं। तो ये सब वैक्सीन जो हैं ये शदीद बीमारी से तो आपको महफूज रखती हैं, और जो भी वैक्सीन मिले, आप इस वक्त आप सभी एक हद तक इफेक्टिव है। एक हद तक का मतलब ये है कि 50 से 60% लोग जो हैं उनको कोई कोविड नहीं लगेगा। जो मैं पिछले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, डेल्टा और डेल्टा प्लस की बात नहीं कर रहा, उसके बारे में डेटा अभी नहीं है, लेकिन जो पिछले वेरिएंट से 50 से 60% लोग तो 100% प्रोटेक्टेड रहेंगे। बाकी 40 से 50% जो हैं वो उनको कोविड लग सकता है फिर भी, लेकिन शदीद बीमारी नहीं होगी। तो इस वजह से जो भी वैक्सीन मिल रही है, चाहे वो सिनोफार्म है, सिनोवैक है, कैंसिनो बायो है, या फाइजर है, या एस्ट्राजेनेका है, ये सब जो है अपने अपने तौर पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, WHO से अप्रूवल हुआ है, ये मुफीद पाई गई हैं, और इसको आप जो भी लग सकती है लगाएं। ये कहना कि ये बेहतर है कि ये लगाएंगे चाहे वो अवेलेबल है या नहीं, ये मेरे ख्याल से हमें इस पर नहीं जाना चाहिए। सब अब जी डॉक्टर साहब, एक इशू भी है। अगर कोई शख्स ट्रैवल करना चाहता है तो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो एक्सेप्टेंस है वो उनकी अपनी वैक्सीन्स की है। अगर कोई शख्स एक वैक्सीन लगा चुका है, वैक्सीनेट हो चुका है, फॉर एग्जांपल चाइना ट्रैवल करता है तो चाइनीज़ वैक्सीन वहाँ पर एक्सेप्ट की जाती है, चाइनीज़ वैक्सीन से वैक्सीनेट होता है। फिर उसको अगर लंदन ट्रैवल करना है तो क्या वो दूसरी वैक्सीन लगाएगा अगर एक्सेप्टेंस नहीं है वहाँ पर? जी, उसको मजबूरन दूसरी वैक्सीन लगानी पड़ेगी, और अभी तक जितना डेटा अवेलेबल है उससे ये जाहिर होता है कि उसके कोई शदीद आफ्टर इफेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि बेहतरी है। आपके इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मिसाल के तौर पर इसके ऊपर डेटा आया है कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका को मिक्स करें और लगाएं। ये 600 लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ था, तो उससे पता चला कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है, लेकिन थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं जब आप मिक्स करते हैं, यानी कि बुखार वगैरह जब वैक्सीन लगाने के बाद। लेकिन अभी तक ये जो डेटा आ रहा है उसमें कोई ख़तरा नहीं है। अगर आप इस तरह मिक्स करके लगाएं और मजबूरी तौर पे लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब कितना टाइम पीरियड होना चाहिए कि उसके बाद दूसरी वैक्सीन से वैक्सीनेट हो सके? नॉर्मली आप 2 किस्म की वैक्सीन हैं, कुछ में 2 डोजेस हैं और कुछ में 1 डोज काफ़ी होती है। तो अगर आपने एक वैक्सीनेट लगा ली है तो कुछ हफ्ते बाद, 3 से 4 हफ्ते बाद
आप ये वाली वैक्सीन नहीं बल्कि आपको बाहर जाने के लिए कोई दूसरी वैक्सीन लगानी है तो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई आपको का नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक वक्फा लेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ ब्रेक के बाद भी शामिल रहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान, चेयरमैन टास्क फोर्स हमारे साथ मौजूद हैं। बहरहाल नाज़रीन, अगर कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए तो आलमी सतह पर जो मंजरनामा है, जो चीज़ें वो आपने देखा कि क्या तज्जिया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर जो केसेज हैं उनकी शरह बढ़ती क्यों चली जा रही है, क्या गलतियाँ हैं, क्या बेज़ाब्तियाँ, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद।